हम लोग को ये प्लान तो मिल गया है, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था। ठीक है, सो पहला टॉपिक यही है, रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन। सो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी में बताता हूँ जो भी तुमने पढ़ा है, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। सो व्हाट इज द रेक्टिलिनियर मोशन? कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है। सो स्ट्रेट लाइन मोशन यही है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन है? अगर इस टाइप का मोशन हो रहा है तो सो ये सिंपली रेक्टिलिनियर मोशन है। क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन है? अगर स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या ये रेक्टिलिनियर है? ये भी है। क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन है? ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन बदल जा रहा है। दो अलग अलग पार्ट्स में इसको ब्रेक करोगे तो दो अलग अलग रेक्टिलिनियर मोशन देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों अगर एक साथ लिया जाए तो वो रेक्टिलिनियर फिर नहीं होगा। तो सिंपली पॉइंट यहां पे ये है कि डायरेक्शन और पाथ ये नहीं बदलना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल इसी पाथ पे पीछे जाने लगे तो ये भी रेक्टिलिनियर का ही हिस्सा होगा। ठीक है, आगे जाकर के पीछे जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन और पाथ नहीं बदल सकता। डायरेक्शन एज इन इस तरीके का डायरेक्शन, सीधे जाते जाते उल्टा हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है पाथ से बदल करके दूसरे पाथ पर नहीं जा सकता। ठीक है, सो अगर हम कंडीशन की बात करें अब कि रेक्टिलिनियर मोशन हम कब बोल सकते हैं कि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है। सो कंडीशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, सो एक ही कंडीशन है रेक्टिलिनियर मोशन का, और वो ये है कि v वेक्टर क्रॉस a वेक्टर अगर 0 के बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है या तो 0 डिग्री होना चाहिए या तो 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों एंगल के अलावा अगर कोई और एंगल हुआ तो वो फिर रेक्टिलिनियर नहीं होगा। सो अगर मैं इसमें फिर एक्सेलरेशन की बात करता हूं, अगर कब पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन तब होगा जब a डॉट वी ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा, तब हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। और अगर ये डिसेलरेशन में जा रहा है, मतलब डिसेलरेट हो रहा है, तो वो तब होगा जब a डॉट वी लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 पे पार्टिकल का स्पीड हमेशा बढ़ रहा होगा, और लेस देन 0 पे पार्टिकल की स्पीड जो होगा हमेशा कम हो रहा होगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो बेसिकली वो तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वो हम अगले अभी चार्ट पेपर में देखते हैं या चार्ट टेबल पे देखते हैं। यहां तक इसमें कोई डाउट है? ये सिंपल बेसिक है इसमें रेक्टिलिनियर मोशन। सो अगर हम चार्ट टेबल पे आए तो मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 के बराबर होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। सो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो फिर से इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और दूसरा कैटेगरी है वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो इसमें वो सारे फॉर्मूले चलेंगे जो तुमने पढ़ा होगा, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और लास्ट में एस एन का फॉर्मूला। सो एस एन का फॉर्मूला है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। सारे सिंबल्स यहां पे क्लियर है सबको?
v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, s इज द डिस्प्लेसमेंट और sn जो है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। nth सेकंड का मतलब क्या हुआ? nth सेकंड से हम क्या मतलब समझते हैं? n-1 से लेकर के n के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं sn। तो sn का फॉर्मूला ये होगा। और अगर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म यूज किया जा सकता है, यहां पे कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, यहां पे सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करना होगा अपने को। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे बेसिक इक्वेशन। और इसी में अगर मैं dx मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये dx बाई डी टी क्या लिखा हुआ है? v लिखा हुआ है। सो इसका मतलब दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म बनेगा v dv बाई dx। सो एक फॉर्म ये होगा dv बाई dt और एक फॉर्म ये होगा v dv बाई dx। ये दोनों फॉर्म तुम इसमें और इसमें भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल फॉर्म सिर्फ वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए है, ये फॉर्म यहां और यहां पे भी यूज किया जा सकता है। इसी का यूज करके ये फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं। जैसे सोच के देखो, अगर इसमें मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दूं, d2 को इधर भेज दूं और इंटीग्रेट करूं दोनों तरफ, तो dv का इंटीग्रेशन v और राइट साइड में इंटीग्रेशन at, इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करो तो v इक्वल टू यू प्लस at आ जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, इसको इधर भेज दिया मैं, तो dv इज इक्वल टू a dt, इसको इंटीग्रेट करो u से लेकर के v तक, इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेकर t तक, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा v से u और ये आएगा at 0 से t, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या यहां से अपने को मिला v माइनस यू इक्वल टू at। तो यहां से यहां तुम पहुंच सकते हो, इधर से उधर नहीं जा सकते। वैसे ही सोच के देखो, अगर मुझको ये वाला टर्म निकालना है, इस वाले टर्म में एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब v इज इक्वल टू यू, तो v इज इक्वल टू यू होगा तो दूसरा वाला जो तुम्हारा इक्वेशन होगा उसमें s इज इक्वल टू ut, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो ये फॉर्म यूनिवर्सल है, हर जगह पे लग सकता है, ये ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि नहीं लगेगा। लेकिन इसी के रिजल्ट से हम लोगों ने ये दोनों रिजल्ट्स निकाले हैं, तो अलग से तुमको बार बार रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों रिजल्ट्स को तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये है इसके बारे में, रेक्टिलिनियर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर मोशन पर। अगला आता है सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन क्या है? कोई भी पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है वही सर्कुलर मोशन में होगा। सो नॉर्मल सर्कुलर मोशन जो है वो यही है, यहां पे एक रेडियस है r और पार्टिकल जो है यहां पे मूव कर रहा है सर्कल में। तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में अगर, तो यहां पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर होगा, किसी एक्सिस के अराउंड ही ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा। तो जैसे मान लो अगर हम इस सर्कल की बात करें तो ये सेंटर पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पार हो रहा है, क्रॉस सिंबल ये दिखाता है कि एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहां पे अगर तुम्हारा एक्सिस है तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब रोटेशनल डायनेमिक्स तुमने पढ़ा होगा तो ये एक्सिस जो होगा वहां पे मूवमेंट में होगा, जो कंबाइंड मोशन के फॉर्म में तुमको दिखता है, गोल घूमते हुए आगे भी बढ़ता है वो। ठीक है, वो तो आगे की बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे जरूर डिफाइंड होगा। सो इस सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे है तो सर्कल में मूव करने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि पार्टिकल को सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, या इस डायरेक्शन में जो इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा v स्क्वायर बाई आर से दिया जाता है, इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर भी। और अगर हम सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करें तो वो होगा मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो कि होगा mv स्क्वायर बाई आर। ये वैल्यू हमेशा फिक्स होता है सेंट्रिपिटल का,
किसी भी इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लिखना चाहोगे तो वो हमेशा फिक्स होगा, वो mv²/r के बराबर ही होगा किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, सो ये बेसिक्स है सर्कुलर मोशन का। अब ये सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन को एक तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीजें वहां भी फॉर्मूले जो भी तुमने रेक्टिलिनियर मोशन में देखा था या जो भी चार्ट टेबल वहां पे तुमने देखा था, वही सेम चीज हम लोग इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चार्ट टेबल पे चलते हैं। सो अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो इसको भी हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू 0 होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो होती है। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेक्टिलिनियर के लिए लिखा था अपन ने। अब जब हम इसमें आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, तो फिर इसको हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक में अल्फा जो होगा कांस्टेंट होगा और एक में अल्फा जो होगा वो वेरिएबल होगा। सो अल्फा अगर कांस्टेंट है तो यहां पे वो सारे इक्वेशंस फिर से यूज होंगे। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड लास्ट में थीटा एन दैट इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर अल्फा कांस्टेंट मोशन है। अगर अल्फा वेरिएबल होगा तो यहां पे फिर से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो सारे इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में यूज किया था हमने, इस वजह से दोनों में कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे दो तरीकों से यूज में आता है। एक है स्मॉल फॉर्म में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक दूसरा है लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा एंगल कवर हो रहा है, लाइक पाई, 2 पाई, पाई बाई 3। सो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है वेक्टर क्वांटिटी और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी है डिस्प्लेसमेंट ही है। रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहां पे हमेशा ही बराबर होगा, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा तो हमेशा बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, सो ये है बेसिक्स सर्कुलर मोशन के बारे में। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो बीच में रोक के पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन में अगला पार्ट रिलेशन बिटवीन रेडियल एंड एक्सियल वेक्टर्स। सो मान लो अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है यहां पे, ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे पहले बताया मैंने कि एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में यहां पे रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में वो तीन जो पैरामीटर्स है इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। वो तीन पैरामीटर्स है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन।
इन तीनों का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के लाइन पे ही होता है। मतलब अगर थीटा एंगल कवर कर रहा है या एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है या अल्फा हो रहा है, ये तीनों के तीनों हमेशा इसी लाइन पर होगा, डायरेक्शन हमेशा यहां पे होगा। लेकिन अगर हम इसको एक प्लेनर मोशन की तरह कंसिडर करें तो यहां पे देख सकते हो कि इसका 2D मोशन हो रहा है। 2D मोशन हो रहा है मतलब यहां पे एक्स एक्सिस और यहां पे वाई एक्सिस मान सकते हैं, एक्स और वाई में इसके पैरामीटर्स बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 2D मोशन भी हो रहा है। जो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस मोशन को हम लोग उन तीनों के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन एक ही है लेकिन दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एक तरीका है तुम्हारा एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में, और दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो जब एक ही मोशन दोनों तरीकों से डिफाइन किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। वही रिलेशन है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन रेडियल एंड एक्सियल वेक्टर्स। अगर मान लो पार्टिकल यहां पे है, इसकी वेलोसिटी यहां पे v और ये यहां पे एंगल थीटा पे है और इसका रेडियस r है, तो सबसे पहला रिलेशन ये दिया जा सकता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, और दूसरा रिलेशन ये दिया जा सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r वेक्टर। तीसरा रिलेशन जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो कि है v स्क्वायर बाई आर। v की वैल्यू ओमेगा आर यहां पे डालोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, इसका डायरेक्शन होगा माइनस आर कैप में। ये तीन रिलेशंस हैं जो डिफाइन करता है रेडियल और एक्सियल वेक्टर के बीच के रिलेशन को। रेडियल वेक्टर कौन से होंगे यहां पे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होते हैं रेडियल वेक्टर्स। और एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है तुम्हारा एक्सियल वेक्टर्स। ये तुम्हारा रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसमें से देख के मुझको बस एक बात बताओ, अगर मान लो मुझको सर्कुलर मोशन में मतलब मुझको उसका एंगुलर वेलोसिटी को बदलना है, अगर मैग्नीट्यूड उसका बदलना है, तो इसमें से कौन सा पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे उसको बदलने के लिए? अगर मुझको सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को बदलना है, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर यूज होगा उसको बदलने के लिए? तीसरा वाला नहीं, ये बदलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा तभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकता है, वो मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं बदल सकता। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ला सकते हैं। अल्फा चाहिए या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, इस वजह से रिलेशन में दे रहा हूं कि एक टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मान लो यहां पे कोई एक पाथ है जिस पे कि पार्टिकल चल रहा है, तो इस पाथ को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये जो पाथ का सेगमेंट है, इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और अगर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि हर एक पार्ट जो है किसी ना किसी सर्कल के ऊपर है, हर एक पार्ट जो है किसी न किसी सर्कल के ऊपर है, हर एक पार्ट जो है किसी न किसी सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन में है जिसका सर्कल कॉन्टिन्यूअसली बदल सकता है। पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन में है जिसका सर्कल कॉन्टिन्यूअसली बदल सकता है, इस सर्कल से इस सर्कल, इस सर्कल से इस सर्कल, इस सर्कल से इस सर्कल। तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसी रेडियस को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन।
या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, बाई डबल डिफरेंशिएशन। या तो इस फॉर्मूले से लिख सकते हो, जिस भी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उस पॉइंट का वेलोसिटी देख लो, उस पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लो, दोनों को डिवाइड कर लो। या फिर अगर तुमको इस पाथ का इक्वेशन पता है, इस पाथ का इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करके तुम इस तरीके से निकाल सकते हो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डबल डिफरेंशिएशन। दोनों में से कोई भी तरीका यूज किया जा सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। हाँ, डिफरेंट सर्कल के लिए वैरी कर सकता है वैल्यू। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि कोई भी मोशन जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा सर्कुलर मोशन में है, जिसका सर्कल बदल सकता है लगातार, एक सर्कल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से जंप कर सकता है वो। ठीक है, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस चैप्टर का, जो कि है ग्राफ। तो ग्राफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का। एक तरीके से बोल सकते हो कि काफी सारे क्वेश्चंस इसमें देखे गए हैं, जेई में भी और एडवांस में भी। ठीक है, तो ग्राफ जो है, ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले तुमको बेसिक इक्वेशंस पे एक बार जाना पड़ेगा। बेसिक इक्वेशंस क्या क्या है? सबसे पहला बेसिक इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। दूसरा बेसिक इक्वेशन है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तीसरा बेसिक इक्वेशन है डी आर या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। एंड लास्ट डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। सो अगर वेलोसिटी डी आर बाई डी टी है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करता हूं, तो इसका जो स्लोप है वो तुमको वेलोसिटी देगा। किसी भी पॉइंट पर अगर तुमको वेलोसिटी निकालना है, उसका स्लोप निकालो, उसका डिफरेंशिएशन निकालो, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो स्लोप जो होगा इसका, स्लोप विल गिव वेलोसिटी। अगर मैं इस पे जाऊं, यहां पे अगर मान लो मैं v वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करता हूं, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा वो तुमको एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप विल गिव यहां पे एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वीटी ग्राफ का इंटीग्रेशन, मतलब अगर मैं v वर्सेस t ग्राफ यहां पर प्लॉट करता हूं, तो v वर्सेस t का जो एरिया होगा, या जिसको दूसरे टर्म्स में बोल सकते हो एरिया अंडर द कर्व, एरिया जो होगा वो तुमको डिस्प्लेसमेंट देगा। जैसे मान लो तुमने यहां से यहां तक का एरिया मान लो निकाला, ये वाला एरिया निकाला, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तुम इसके एरिया से बता सकते हो। सो एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट में अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करता हूं, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया देगा तुमको चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। सो यहां पे एरिया जो होगा, एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं जो तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा चीज और, जब तुम एरिया यहां पे निकालना स्टार्ट करोगे, तो इस एक्सिस से ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा और इस एक्सिस के नीचे जो एरिया है वो निगेटिव होगा। फिजिक्स में ये ग्राउंड रूल है एरिया अंडर द कर्व का। मैथ्स में जब एरिया निकालते हो तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है वहां पे। मैथ्स में एरिया हमेशा एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, फिजिक्स में इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे निगेटिव। तो दो एरिया प्लस माइनस किया जा सकता है यहां पे। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट्स। अगला पॉइंट, अब मान लो अगर तुमको ग्राफ किसी भी इक्वेशन का प्लॉट करना है, तो तुम यहां पे कुछ पॉइंट्स का यूज कर सकते हो, इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। सो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि तुम 0, इंफिनिटी
और माइनस इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स का यूज कर सकते हो प्लॉटिंग के लिए। जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको तुमको प्लॉट करना है, तो x इक्वल टू 0, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे y का क्या वैल्यू है, ये तुम इंटरप्रेट कर सकते हो पहले, और उसको यूज कर सकते हो प्लॉटिंग में। वैसे ही दूसरा पॉइंट जो यूज किया जा सकता है प्लॉटिंग के लिए, वो है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन तुमने पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा के टर्म्स में। तो अगर तुम यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा निकाल पाओ, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकाल करके यूज कर सकते हो उसके प्लॉटिंग में। तो मैक्सिमा जहां पे भी होगा वहां पे कर्व तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे भी मैक्सिमा आएगा, और जहां पे भी मिनिमा आएगा वहां पे कर्व ऐसा दिखेगा। ये इस तरीके से मैक्सिमा वाले के लिए और ये इस तरीके से मिनिमा वाले के लिए। ये कुछ पॉइंट्स है जिनका यूज करके तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इतना पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। और ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उससे इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन पॉइंट के हेल्प से। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था तुम्हारा, जो कि रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन का था। इसमें कहीं पे भी डाउट है तो तुम मुझसे एक बार देख कर पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस पेपर दिया है उसी में से अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके उन क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। हाँ, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, उसको हम लोग ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे प्रूफ करने के लिए इसको हटाऊं मैं, जैसे मान लो d θ1 और d θ2 को मैं ऐड कर रहा हूं। छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स है। d θ1 हो रहा है xy प्लेन में और d θ2 हो रहा है yz प्लेन में, ठीक है। ये xy प्लेन में मूव हो रहा है और ये yz प्लेन में मूव हो रहा है। तो यहां पे देखो सब कोई, ये x मान लो, ये y मान लो और ऊपर z, x y z। तो सबसे पहले xy प्लेन में मूवमेंट है, यहां पे मूव हुआ, ये अगर वेक्टर का वो है एरो, तो यहां पे मूव हो रहा है xy प्लेन में, d θ1 मूव हो गया। d θ2 yz प्लेन में मूव हो रहा है, मतलब यहां पे मूव हो रहा है yz प्लेन, तो ये यहां पे आया। फिर से देखो xy प्लेन yz प्लेन, तो यहां पे कहीं पे आ रहा है दोनों का एडिशन। तो अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है तो ये d θ2 प्लस d θ1 के बराबर होना चाहिए। a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये लॉ ऑफ एडिशन है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं yz प्लेन से। तो yz प्लेन यहां पे है इस तरीके से, एक मिनट, यहां से यहां किया था, यहां से यहां किया था। तो yz प्लेन इस तरीके से, तो ये ऊपर उठेगा और xy प्लेन यहां पे है, वहीं पे पहुंच गया, नियर अबाउट वहीं पे पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली। इस वजह से ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है। अगर मैं बड़े एंगल की बात करूं, मान लो θ1 को मैं ले लूं π/2 और θ2 को भी ले लूं π/2, ये अभी भी xy प्लेन में है और ये अभी भी yz प्लेन में है। करो इनके साथ, xy प्लेन में π/2, यहां से π/2 आया और yz प्लेन में π/2, यहां पे एंड हो रहा है π/2 π/2, यहां पे एंड हो रहा है। अब yz प्लेन में π/2 घुमाओ और उधर घुमाओ, तो yz प्लेन में यहां पे घूमेगा और xy प्लेन में यहां पे घूमेगा, तो ऊपर इधर बदल गया ना। तो मतलब θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। इस वजह से स्केलर होता है ये, और ये वेक्टर होता है। समझ में आया? ठीक है, और कोई डाउट है? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है। सबसे पहले ये इंटीजर वाला है, इंटीजर वाले पोर्शन में देखो, अब बॉडी फ्री फॉलिंग, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो क्वेश्चन है, बॉडी फ्री फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, देन द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फर्दर इन मीटर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल।
तो यहां पे ग्राउंड है और एक वेलोसिटी यहां से नीचे गिर रहा है, मतलब एक पार्टिकल जो है यहां से नीचे गिर रहा है इस तरीके से। तो सबको ये बात पता है कि ये अंडर ग्रेविटी है, यहां पे इसका एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो बोला ये जा रहा है कि ये 2 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है यहां पे v हो जाती है, तो ये कितना और चले सच दैट यहां पे इसकी वेलोसिटी 2v हो जाए। तो ये गिवन है, क्वेश्चन इस तरीके से ब्रेक हो गया। गिवन कंडीशन क्या है वो हमने फिगर आउट कर लिया। अब निकालना क्या है, x निकालना है अपने को। तो यहां पे तुम इक्वेशन यूज कर सकते हो इस 2 मीटर के लिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला। सो v है v, u है 0 और ये है 2g इंटू 2, ये पहले वाले सेगमेंट के लिए, यहां वाले के लिए। और यहां वाले सेगमेंट के लिए फिर से यही इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो दूसरा वाला जो होगा फाइनल वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा 2v स्क्वायर, इनिशियल की जगह पे हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एक्स। v की वैल्यू उठा के नीचे डाल दो, तो ये कितना हो गया 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर मतलब 3v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। सो v स्क्वायर की वैल्यू है 4g, सो ये हो जाएगा 4g इक्वल टू 2gx। सो ये और ये कटा 2 टाइम्स, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। सो अप्रोच यही रखना है, गिवन निकालना क्या है, गिवन को जल्दी से जल्दी ब्रेक करो, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है उस पर डायरेक्टली फोकस करो। याद करो जो पहली क्लास हुई थी हमारी, मैंने तुमको बताया था कि क्वेश्चन में गिवन और अप्रोच के बीच में क्या मतलब रिलेशन होता है। जैसे मान लो यहां पे कुछ गिवन है, ये तुम्हारा कुछ आंसर मान लो निकालना है, तुमने गिवन पता कर लिया, आंसर पता कर लिया, या तो तुम यहां से डायरेक्टली जंप करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली जंप करके यहां पे पहुंच गए, या तो तुमको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा इधर उधर, डायरेक्ट फॉर्मूला ना लग करके बीच में इधर उधर कहीं कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई कैसे पहुंचा जाए आंसर पे। तो जो डायरेक्ट वाला है वो तुम्हारा इजी क्वेश्चन में आएगा, लेकिन जो मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन होगा वो हमेशा इधर होगा, सोचना पड़ेगा तुमको कि कैसे पहुंचा जाए। फॉर्मूलेज उतने ही है, जो फॉर्मूलेज तुमने पढ़े हैं उतने ही फॉर्मूलेज में से कुछ ना कुछ यूज होना है, कैसे यूज होना है यही चैलेंज है। ठीक है, so a body is released from the top of a tower of height h meter. It takes t second to reach the ground. Where is the ball at time t by 2? So फिर से ग्राउंड पे फेंका जा रहा है, इसको रिलीज किया जा रहा है बेसिकली। सो h हाइट से जब इसको रिलीज किया जा रहा है तो नीचे आने में इसको लग रहा है टाइम t। अपने को ये पता करना है कि t बाई 2 पे ये कहां पे है। मान लो ये हाइट h डैश है ऊपर से, ठीक है, तो h और t दिया हुआ है, h डैश और t भी दिया हुआ है, मतलब उसका t। तो अपने को h डैश की वैल्यू निकालनी है। सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। जब रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब u की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर है। सो कंप्लीट हाइट के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ सबसे पहले, तो ये हो जाएगा h, ये 0 और ये हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, इस वजह से h पॉजिटिव है तो g भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे। सो पहले वाले के लिए ये लग गया। दूसरे वाले h डैश के लिए h डैश इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t बाई 2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, तो h बाई एच डैश कितना हो गया इन दोनों को डिवाइड करने पे, हाफ जी टी स्क्वायर कट गया और नीचे वाला 4 ऊपर चला गया, मतलब ये 4 आ गया, मतलब h डैश की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन 4। क्वेश्चन में पूछा गया ग्राउंड से कितना हाइट है, ऊपर से h बाई 4 है तो नीचे से कितना, सो करेक्ट आंसर C हो जाएगा तुम्हारा। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ऑब्जेक्टिव में देखो इस क्वेश्चन को,
सो वेलोसिटी दिया हुआ है 2i कैप है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप है, एंड इट इज गोइंग इन अ यूनिफॉर्म, इट इज गोइंग इन सर्कुलर मोशन ऐसा दिया जा रहा है. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब अगर वेलोसिटी i कैप है और ये भी i कैप है तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन हुआ ये, तो ये कोई काम का नहीं है. और ये वाला ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. तो क्या मैं 4 को लिख सकता हूं v स्क्वायर बाई आर. सो r की वैल्यू हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो स्पॉटलाइट एस है जो कि रोटेट हो रहा है और दीवार पे उसका जो लाइट है इस तरीके से पड़ रहा है. ठीक है, उसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वॉल और इस स्पॉटलाइट का है 3 मीटर. सो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. जब ये 45 डिग्री एंगल पे होगा तो स्पॉट की वेलोसिटी कितनी होगी दीवार पे. चलो सॉल्व करते हैं. देखो सो ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा दिया हुआ है 0.1 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, और थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर. ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन है. निकालना क्या है, स्पॉट पॉइंट का वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है. सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो, हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस. तो अगर ये 3 है और ये 45 डिग्री है तो क्या ये 3√2 हो गया, 3√2 हो गया. अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो क्या इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पे होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन पर. इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर. सो इसका मतलब 0.1 इंटू 3√2 ओमेगा आर, वो रिलेशन यूज करके. अब जो इसकी वॉल पे जो वेलोसिटी होगी क्या इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा. सो ये 45 है, ये 90 है, इसका मतलब ये भी 45 है. सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो होगा, क्या ये ओमेगा आर इंटू कॉस ऑफ 45 हो जाएगा. मतलब ये हो जाएगा 0.1 इंटू 3√2 इंटू 1/√2. √2 कटा. सो करेक्ट आंसर होगा डी. सो इस क्वेश्चन को देखो. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक कार है जो हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है. इट इज ट्रेवलिंग एट अ हाई स्पीड, सडनली सीज अ वॉल एट अ डिस्टेंस आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम. तो दीवार एक आगे आ जाता है डिस्टेंस आर पे. सो कोलिजन अवॉइड करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन उसको यूज करना चाहिए. सो यहां पे एक वॉल है और ये जो कार है यहां पे इस तरीके से वेलोसिटी v से आ रहा है. ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ r है इसके बीच में. तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ही शुड अप्लाई ब्रेक शार्पली. मतलब अगर यहां पे डायरेक्टली वो ब्रेक लगाता है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे रेक्टिलिनियर मोशन होगा. दूसरे में बोला जा रहा है कि पूछा जा रहा है मतलब कि ही शुड टर्न द कार शार्पली. यहां पे मतलब इसको सर्कुलर मोशन में यहां पे चलने के लिए बोला जा रहा है कि अगर ये सर्कुलर मोशन में चला तो इससे कोलिजन अवॉइड किया जा सकता है. तीसरे में बोला जा रहा है कि पहले ब्रेक अप्लाई करे एंड देन टर्न शार्पली. मतलब पहले थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाए और फिर वो टर्न करे, या फिर नन ऑफ दीज. तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं. अगर मान लो वो डायरेक्टली ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है. तो अगर डायरेक्टली ब्रेक अप्लाई करेगा तो यहां पे जो भी इसकी एनर्जी है वो फ्रिक्शन फोर्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम से. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाफ mv² वो f इंटू आर के बराबर होगा, वेयर f इज द फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी mv²/2r. ये होगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो पहले केस में अगर वो करेगा तो ऐसा मतलब उसको रिक्वायर्ड होगा. अगर वो मान लो शार्पली टर्न कर रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि टू अवॉइड कोलिजन. इसका मतलब उस सर्कल का रेडियस जिस पे वो चलने वाला है वो रेडियस r का होगा. तो रेडियस r का सर्कल है और वो सर्कल पे चलने वाला है. इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे रिक्वायर्ड होगा वो यही फ्रिक्शन ही देने वाला है.
ग्राउंड पे जितने भी फोर्सेज हैं वहां पे टोटल में 3 फोर्सेज हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा mg और तीसरा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसको सेंट्रीपिटल दे सकता है। तो दूसरे केस में यही फ्रिक्शन इसको mv²/r की वैल्यू देगी। अब ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है या ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है? ये वाला ज्यादा फोर्स है, ये वाला कम फोर्स है। तो कोई भी गाड़ी अगर रुकनी है या कोलिजन अवॉइड करनी है उसको, तो कम फोर्स को यूज करना चाहेगा कि ज्यादा फोर्स को यूज करना चाहेगा? कम फोर्स को यूज करना चाहेगा रियर एंड टीयर से बचने के लिए। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से ये देखने को मिल रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी है वो फ्रिक्शन की वैल्यू सर्कुलर वाले से हमेशा कम है। वो जब भी सर्कल में घूमेगा वो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे। इस वजह से वो कम फोर्स के साथ ही रुकना ज्यादा पसंद करेगा, ना कि ज्यादा जोर लगाएगा अपने कार के ऊपर। वो बहुत ज्यादा जोर या फिर बहुत ज्यादा फोर्स अपने इंजन पे या अपने टायर्स पे या अपनी बॉडी पे वो नहीं लगाना चाहेगा। इस वजह से वो सिंपली ब्रेक लगा करके रुकना पसंद करेगा। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, सो ये इसका तुम्हारा बेसिकली एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय 40³ minus 2t, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is at a distance of 2 meter from the origin? So velocity का एक्सप्रेशन दिया जा रहा है जो कि है 40³ minus 2t, और अपने से ये पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी जब वो 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से। तो अगर मैं इसको यहां पे डिफरेंशिएट करता हूं, सो डिफरेंशिएट करने पे अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा। सो एक्सेलरेशन इज dv/dt, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पे 12t² minus 2, t³ का डिफरेंशिएशन होगा 3t², सो 4 into 3t² is 12t² एंड 2t का डिफरेंशिएशन विल बी 2, सो ये हो जाएगा 12t² minus 2। अब इस चीज का यूज करते हैं कि डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 2 मीटर है। तो अगर मैं इसको dx/dt लिखता हूं तो ये हो जाएगा 40³ minus 2t, dt को इधर ले जाओ, सो इंटीग्रल dx इज इक्वल टू 40³ minus 2t इंटू dt। ये 0 से 2 पे जा रहा है और ये 0 से t तक जा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तुम्हें। इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा t⁴ minus t², t से 0। सो यहां से वैल्यू मिलेगी तुम्हें 2 इज इक्वल टू t⁴ minus t²। अब इस चीज का यूज करके ये एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। सो यहां पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से वैल्यू निकालने के लिए टाइम का t² की वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें अपन डाल सकते हैं। सो t² की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। t² को एक अलग वेरिएबल मान लो a। सो अगर मैं t² को यहां पे अलग वेरिएबल मानता हूं, सो इसको लिखा जा सकता है लेट t² इज इक्वल टू a। सो ये इक्वेशन हो जाएगा a² माइनस a इज इक्वल टू 2, या फिर a² माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से a के रूट्स आ जाएंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2a। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस 3/2। इसका मतलब यहाँ पे a की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा 4/2 दैट इज 2, और एक वैल्यू आएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2/2 दैट इज -1। a जो है t² है, इसका मतलब ये a कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं, इस वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो t² की वैल्यू 2 के बराबर है, इसको डालो इसमें, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज ये हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये करेक्ट आंसर होगा। सो ये इक्वेशन था, बेसिकली क्वेश्चन था, इस तरीके से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखो ये। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देयर इज वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल एंड द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू टी टाइम का रिलेशन दिया जा रहा है। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सो बेसिकली ऑप्शंस में अपने को वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में से कुछ निकालना है, ये अपने को बोला जा रहा है। सो निकालते हैं इसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू टी है। यहां से अपने को वेलोसिटी निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली। टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएट करो, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन आएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। डी एक्स बाई डी टी यहां से कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 टाइम्स x प्लस 1। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। ये आएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इससे अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। सो एक्सेलरेशन होगा dv बाई डी टी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स रेस्ट पावर प्लस 1 माइनस 1। सो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आएगा 1/2 इंटू माइनस 1। सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद अंदर वाला स्टोरी डिफरेंशिएट होगा। बेसिकली चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा। सो ये पावर डिफरेंशिएट हो गया है, -1 x प्लस 1 माइनस 2, और फिर अंदर की कहानी अब डिफरेंशिएट होगी, जो कि होगा dx बाई डी टी प्लस 0। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा -1/2 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। सो ये वैल्यू हो जाएगा -1/4 x प्लस 1 का क्यूब। सो एक्सेलरेशन जो है निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये रिटार्डेशन में होगा। रिटार्डेशन में होगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा। सो डायरेक्टली चेन रूल लगा करके भी इस तरीके से क्वेश्चन में मतलब हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड है, उसके फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी दिया जा रहा है, दैट इज k इज इक्वल टू as स्क्वायर, वेयर a इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। सो सर्कल में अगर मूव कर रहा है तो दो तरीके के फोर्स यहां पे इस पे लग सकते हैं। एक है सेंट्रिपिटल फोर्स और दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स। सो अपने को दोनों फोर्सेस निकालने पड़ेंगे यहां पे, और उन्हीं दोनों का वेक्टर एडिशन तुमको नेट फोर्स देगा। सो सॉल्व करते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी जो है वो as स्क्वायर के बराबर है। सो इसको लिखा जा सकता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू as स्क्वायर। सो यहां से v की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 2a बाई एम का रूट इंटू एस, टू ए बाई एम और इंटू एस। सो सबसे पहले यहां से सेंट्रिपिटल फोर्स निकालते हैं। सो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वो मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज मास इंटू 2a बाई एम इंटू एस बाई आर। एम से एम कटा, सो ये हो जाएगा 2as बाई आर। सो ये हो जाएगा 2a बाई एम इंटू एस स्क्वायर बाई आर, मतलब ये हो जाएगा 2as स्क्वायर बाई आर। सो ये हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स। दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स। सो टेंजेंशियल फोर्स है m इंटू ए टी, जो कि होगा m इंटू डी बाई डी टी। सो dv बाई डी टी निकालने के लिए हम लोग यहां क्या कर सकते हैं,
इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, ये हो जाएगा m इंटू रूट 2a बाई एम इंटू डी एस बाई डी टी। सो डी एस बाई डी टी को क्या लिखा जा सकता है, सो ds बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी का ही टर्म, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होते हैं बड़े एंगुलर और बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो ये जो वैल्यू होगा ये तुमको मिल जाएगा, यहां पे रूट 2a बाई एम इंटू एस डालो तो ये वैल्यू मिल जाएगा 2a इंटू एस, एम से एम कट जाएगा, ये मिल जाएगा 2a इंटू एस। सो ये टेंजेंशियल फोर्स आया और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। सो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। सो 2a को कॉमन लिया जा सकता है, यहां से 2a स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। सो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां से अगले स्टेप पर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ये इस तरीके से टोटल फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इस पे इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। A solid body rotates with deceleration about a stationary axis with an angular deceleration beta is proportional to root omega, where omega is in its angular velocity. If initial moment of time its angular velocity was equal to omega naught, then mean angular velocity of the body average. So basically angular deceleration की वैल्यू अपने को दी हुई है रूट ओमेगा के टर्म्स में, और अपने से ये पूछा जा रहा है कि मीन एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। सो मीन एंगुलर वेलोसिटी इस फॉर्म में कुछ आना चाहिए, ओमेगा नॉट बाई एन, जहां पे n को कैलकुलेट करके अपने को दिखाना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। बीटा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा है, सो बीटा को अपन लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू रूट ओमेगा। सो सिंस ये डिसेलरेशन में है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन को यहाँ पे जोड़ देते हैं ताकि अपने को ये पता चलता रहे कि ये रिटार्डेशन में है। सो इस बीटा को अपन लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सी रूट ओमेगा। सो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी इंटू डी टी। ये इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट होगा कुछ ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा तक, और ये इंटीग्रेट होगा 0 से t तक। जनरल इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे पावर रूल लगाओगे तो ये टर्म आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 ओमेगा नॉट से ओमेगा, और ये टर्म आ जाएगा माइनस सी टी 0 से t। सो यहाँ पे लिमिट्स को डालते हैं। पहले ये वाला टर्म देखते हैं क्या आ रहा है। सो नीचे माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज हाफ, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आएगा रूट 2 ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, और ये आ जाएगा माइनस सी टी 0 से t। सो ये एक्सप्रेशन आएगा रूट ओमेगा माइनस रूट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस सी टी। इसका मतलब रूट ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी तुमको रूट ओमेगा नॉट माइनस सी टी बाई 2। सो ये आएगा ओमेगा का फंक्शन यहां पे टी के टर्म्स में। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालना है जब तक ये रेस्ट पे नहीं आ जाए। तो जब तक ये रेस्ट पे नहीं आ जाता तब तक का एवरेज निकालना है। सो वो सबसे पहले यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये रेस्ट पे आने वाला है। सो फाइनल ओमेगा 0 होने वाला है, इसको 0 कर दो, यहां से तुमको वो टाइम मिल जाएगा जब तक ये चल रहा है। सो टी की वैल्यू निकालने के लिए रूट ओमेगा को 0 करो, इसका मतलब रूट ओमेगा नॉट माइनस सी टी बाई 2 ये 0 के बराबर होगा, दैट इज टी की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 ओमेगा नॉट अपॉन सी। सो एवरेज ऑफ ओमेगा, एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कोई भी फंक्शन अगर f है उसका एवरेज का वैल्यू निकलता है इंटीग्रल एफ डी टी बाई इंटीग्रल डी टी से। ये है जनरल मेथड किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रल ओमेगा डी टी बाई इंटीग्रल डी टी, ये जाएगा 0 से t, ये जाएगा 0 से t। सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। सो ये टर्म आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस सी टी बाई 2 का स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। सो इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये टर्म आएगा इंटीग्रल ओमेगा नॉट प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज रूट ओमेगा नॉट सी टी इंटू डी टी बाई इंटीग्रल डी टी। सो एक एक टर्म यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, ये सारे टर्म्स। सो सबसे पहला टर्म इंटीग्रेट होगा तो टर्म आएगा ओमेगा नॉट टी, दूसरा वाला होगा तो वो आएगा सी स्क्वायर टी क्यूब बाई 6, तीसरा वाला आएगा रूट ओमेगा नॉट सी टी स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई टी। इस पे लिमिट लगेगा 0 से लेकर के टी तक। टी की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं जो कि है टू रूट ओमेगा नॉट बाई सी। इसको डालो इसमें, तो जैसे इस वैल्यू को इसमें डालोगे तो जो तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा ओमेगा नॉट बाई 3 के बराबर। दैट इज एन की वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर होगा। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हाँ। तो हमने ये जो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी जस्ट, जिसमें मैंने तुमको सॉल्यूशन बताया, इसमें कहीं और कोई डाउट है? इससे पहले वाला क्वेश्चन में या उससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन हमने लिख लिया था। चलो सॉल्व करें इसको। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ थ्रेड। ए बी सी 3 पार्टिकल्स हैं, ऐसे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। और इफ स्पीड ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट, इसकी स्पीड बताई जा रही है वी नॉट के बराबर है, सबसे बाहर वाला पार्टिकल का, इसकी स्पीड वी नॉट है। देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन 3 सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज। सो अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट है तो क्या इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाला जा सकता है? ओमेगा इंटू 3l, क्या ये वी नॉट के बराबर है? सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई 3l। सो ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। यही ओमेगा बाकी सब के लिए भी होगा, मतलब ए और बी के लिए ओमेगा सेम होगा, वेलोसिटी बस अलग अलग रहेगा। तो ए का एफबीडी देखो, अब सबसे पहले ए का एफबीडी। ए के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक यहां पे T1, एक यहां पे T2। इधर वाला टेंशन इसको अंदर खींचेगा, इधर वाला टेंशन इसको बाहर खींचेगा। दूसरे वाले का जो एफबीडी बनाओगे बी वाले का, इसमें T2 यहां लगेगा और इसमें T2 यहां लगेगा, सॉरी T3। T2 इसको अंदर खींचेगा, T3 इसको बाहर खींचेगा, और लास्ट वाला जो C पार्टिकल है उस पर T3 लगेगा अंदर की तरफ। तो ये डायरेक्शन यहां पे आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर वाला स्ट्रिंग अंदर, बाहर वाला स्ट्रिंग बाहर, इधर वाला स्ट्रिंग अंदर, बाहर वाला स्ट्रिंग बाहर। तो सबसे पहला वाला जो इक्वेशन होगा इस पे, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर बाई L, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। ये सबसे वाले के लिए, पहले वाले के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन। दूसरे वाले के लिए T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर 2L, और T3 वाले के लिए m ओमेगा स्क्वायर 3L। सो T3 की वैल्यू यहां पे निकली हुई है m ओमेगा स्क्वायर 3L। यहां से इसको डालो इसमें, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको डालो इसमें, तो ये हो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर L। और T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2 की वैल्यू डालो ऊपर, तो 6m ओमेगा स्क्वायर L। सो T1 इज टू T2 इज टू T3, क्या 6 इज टू 5 इज टू 3 हो गया? चलो सॉल्व करें। चलो देखो, तो ये स्टिल है और ये जो है ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो टेंशन होगा वो इसके mg के बराबर होगा। टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी। यही टेंशन इस स्ट्रिंग में भी होगा, मतलब यहां पे भी टेंशन T ही लग रहा है, ठीक। और इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में है ये। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मतलब यहां पे घूम रहा है ये, तो क्या इस T का कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल देगा?
सो अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है? सो टी कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा mv² r के बराबर। टी की वैल्यू निकल ही चुकी है, वो mg के बराबर है। ये साइन थीटा इंटू mv²r मतलब m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं इसको। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2π/t का स्क्वायर इंटू r। टाइम पीरियड 2π/ω होता है तो ओमेगा 2π/t हो जाएगा उल्टा। और r रेडियस, ये लेंथ l है, ये थीटा है, तो ये रेडियस कितना हो गया? l साइन थीटा हो गया ये। इसका मतलब ये हो जाएगा m 4π² इंटू l साइन थीटा, और ये टर्म हो जाएगा mg इंटू साइन थीटा। सो साइन थीटा कटा, t को ऊपर ले जाओ और बाकी सबको इधर फेंक दो, बस टाइम पीरियड मिल जाएगा तुम्हें। दोनों का मास सेम दे रखा है क्या? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। तो यहां से तुमको आंसर मिलेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2π√LM/mg। सो डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो अ मैन इज वॉकिंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, passes under a लालटेन हैंगिंग एट अ हाइट h above द ग्राउंड। जमीन पे एक आदमी जो है चल रहा है स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक लालटेन जो है ऐसे हैंग कर रखा है हाइट h पे। कंसिडर द लालटेन एज अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स की तरह उसको समझना है। सो फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विथ विच द एज ऑफ द शैडो ऑफ द मैन्स हेड मूव ओवर द ग्राउंड। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया गया है तो तुमको यह बताना है कि आदमी का जो शैडो का हेड है वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका डायग्राम कैसा बन रहा है? डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है सबसे। डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मान लो लालटेन है, हाइट h पे ऐसे टंगा हुआ है, हाइट h पे ऐसे टंगा हुआ है। आदमी जो है 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और वो जो है अभी कहां पे है? तो मान लो इधर से उधर क्रॉस कर रहा है, वो इधर से उधर जा रहा है, तो यहां पे आदमी पहुंच गया। आदमी यहां पे पहुंच गया, और इसकी हाइट कितनी है? आदमी की हाइट h, ये स्मॉल h है। तो अगर ये स्मॉल h है तो इसका शैडो कहां बनेगा? यहां पे कहीं पे। लाइट यहां से आएगी और सर का जो शैडो होगा यहां पे बनाएगा, तो ये होगा तुम्हारा सर का शैडो। तो अपने से ये पूछा जा रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, ये v डैश जो है ये कितना है। ये आदमी कितने स्पीड से चल रहा है? ये v से चल रहा है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें। अब बताओ अब क्या करें? ये ट्रायंगल जो है, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहां पे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करो, डिफरेंशिएट करो और आगे बढ़ो। ये डिस्टेंस, जनरल डिस्टेंस मान लो x, और ये मान लो तुम y, जनरल डिस्टेंस y मान लो। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये y माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब ये है कि साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब y माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू h/h। ये साइड बाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू ये साइड बाई टोटल लेंथ। छोटे वाले ट्रायंगल का साइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड। ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इजिकल टू वाई एच, और ये हो जाएगा एच वाई। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो अब वेलोसिटी निकालने के लिए, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा h इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू एच। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है v, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, तो डी एक्स बाई डी टी है v, और डी वाई बाई डी टी निकालना है अपने को, दैट इज v डैश। सो ये हो जाएगा h इंटू वी डैश माइनस v इज इक्वल टू v डैश इंटू एच। उसको अरेंज कर लो फिर से, v डैश की वैल्यू मिल जाएगी। सो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एच बाई ये उधर h माइनस एच। सो ये हो जाएगा v इंटू 3h बाई 2h, मतलब 3v बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से सॉल्व होगा। यहां पे एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि बहुत को ये लगे कि सर ये जो वेलोसिटी है ये तो y माइनस एक्स का डिफरेंशियल होगा। y माइनस एक्स का डिफरेंशियल नहीं होगा, y का डिफरेंशियल होगा वेलोसिटी। y माइनस एक्स में अगर तुम करोगे तो ये वेलोसिटी माइनस ये वेलोसिटी लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ये जो है पीछे वाले की वेलोसिटी और आगे वाले की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये रेस्ट पे है ये वाला पॉइंट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और वेक्टर का कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स हो रहा था यहाँ पे।